क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जनवरी महीने के आखिरी दिन का करंट अफेयर, यानी कि 31 जनवरी करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई क्वेरी है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको हम लोग देखेंगे अब विस्तार से। ठीक, तो देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा देता हूं कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए। एक तो भाई साहब है आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, और बाकी कई सारे बैंक्स हैं जिनसे कि आरबीआई कहता है कि रेपो रेट, ये पॉलिसी रेट भी बोला जाता है। ठीक, नीति दर भी इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को घटाता या फिर बढ़ाता है। ठीक, लिक्विडिटी को घटाता या फिर बढ़ाता है। अब इसमें क्या है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि सर बैंक मना कर दे कि रेपो रेट पे हमको नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं होता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आरबीआई जो है बाप है बैंक्स का। ठीक, तो वो अगर ये कह रहा है कि रेपो रेट हमने घटाया या फिर बढ़ाया तो उतने पे उसको खरीदना या फिर बेचना पड़ेगा। अब जब रेपो रेट की बात आती है तो इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक, रीपर्चेज ऑप्शन, रेपो रेट, री और रेपो। ठीक, तो ऐसे करके इसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, ये तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, ठीक, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, काफ़ी सेफ मानी जाती है। ठीक है, अगर आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो और उस पर जो भी लिखा हुआ है कि भाई साहब इतना ब्याज मिलेगा या फिर जो भी है, तो वो आपको मिलेगा। तो जब रेपो रेट का मतलब है कि रीपर्चेज ऑप्शन, हम गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा बैंकों से कि भाई साहब रेपो रेट हमने कर दिया 1% मान लो। ठीक, तो एक काम करो, तुम हमको अपने पास जो तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो दो और हम तुमको पैसा देंगे। समझ में आई बात? तो रेपो रेट पे आरबीआई एक तरीके से पैसे देता है बैंकों को। रेपो रेट की बात हो रही है अभी। ठीक, बैंकों को पैसा देता है और बैंक जो है आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती हैं, और फिर ये बात होती है कि हम फिर से रीपर्चेज करेंगे। तो रेपो रेट जो है कम अवधि के लिए होता है, 7 दिन 14 दिन इतने के लिए। ठीक, तो फिर उसमें क्या है कि भाई साहब जब पैसे दिए आरबीआई ने, जब बाप ने पैसे दिए बेटे को, तो वो ब्याज लेगा ज्यादा। तो ज्यादातर क्या होता है कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। और वहीं सेम चीज उल्टी अगर कर दो तो आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक लेता है, बैंक आरबीआई को पैसे देता है। तो अब एक चीज अगर आप ध्यान से समझो, तो बैंक यानी कि पूरी इकोनॉमी से पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, तो लिक्विडिटी अपनी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है? कम हो रही है। वहीं आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके पैसा बैंकों में डाल रहा तो लिक्विडिटी क्या हो रही थी? अप हो रही थी। बात समझ में आ गई? तो रिवर्स रेपो के जरिए लिक्विडिटी कम होती है, आरबीआई पैसा ले लेता है और ब्याज कम देता है। ठीक, तो रिवर्स रेपो ज्यादातर कम होता है, और वहीं रेपो रेट के जरिए आरबीआई पैसे, लिक्विडिटी बढ़ाता है इकोनॉमी में। आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से रिवाइज कर लेना इसको 2 मिनट पीछे करके। ठीक, तो अब यहाँ पे सिंपल सी आरबीआई ने कहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है यहाँ पर कि जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, कि हम रिवर्स रेपो को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ठीक, यानी कि जो जब पैसा जो है आरबीआई लेता है जितने पे, ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के मतलब देता है बैंकों को और पैसा लेता है बैंकों से, तो वो जो रिवर्स रेपो रेट है उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मतलब कि आपका रेपो के साथ में उसको वापस लाना चाहते हैं। मतलब आपका रेपो रेट जो है, ठीक, मान लीजिए 1% था और रिवर्स रेपो रेट जो था वो 0.5% हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में जो गैप है 50 बेसिस पॉइंट का, उसको कम करते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। सिंपल सी मीनिंग है, जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो उसको समझना जरूरी है, उसी से संबंधित आपसे वो क्वेश्चन वहां पे पूछेगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए इंडिया और एशियान कंट्रीज बताया ना मैंने, CLMVT, ठीक है ना। आपका जो हो गया कंबोडिया, लाओस, आपका मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, ठीक, ब्रुनेई, फिलीपींस और सिंगापुर।
ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोग CLMVT तो बताया था, मैन इन ब्लैक मान लो, और PS पुलिस स्टेशन, कुछ भी जोड़ सकते हो यार, मैंने पहले भी ट्रिक आपको बता रखी है। ठीक, तो इसको इनके बीच में भारत और एशियान डिजिटल वर्क प्लान एक बनाया गया है दोनों के बीच में 2022 के में। ठीक, अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ये सेकंड मीटिंग हुई, ध्यान रखना, क्योंकि ये संस्करण भी पूछ लेता है स्टेट PC एग्जामिनेशन में। तो 10 ये जो एक एनुअल मीटिंग होती है हर साल टेलीकॉम मिनिस्टर्स की, ठीक, ADGMIN इसको बोलते हैं। तो इस सेकेंड मीटिंग में अभी आपके देखो जो 10 कंट्री हैं एशियान की, वो तो होती है, साथ में कुछ पार्टनर कंट्रीज भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक, न्यूजीलैंड, रशिया, UK और US। ठीक, इन सब की मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में क्या है आपका डिस्कस हुआ कि हम लोग सहयोग बढ़ाएंगे, डिजिटल समावेशी करेंगे, मतलब डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे। और उसी में एक मिनिस्टर्स की मीटिंग में अप्रूव हुआ इंडिया और एशियान का, अलग अलग कंट्रीज का, एशियान का और भी कुछ हुए होंगे, लेकिन इंडिया से संबंधित जो है इंडिया एशियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 का बना है। और ये सेकंड मीटिंग में हुआ है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। इसमें देखिए वही सारी चीज़ें हैं, चोरी के हुए मोबाइल से जो है जो क्राइम होते हैं वो सब ना हो, काउंटरफेट नकली मोबाइल्स के जरिए ना हो, IMEI नंबर एक होता है, उसकी अच्छे से जो है जांच पड़ताल हो, वाईफाई एक्सेस। तो डिजिटली जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिक्योर बनाना है और आपस में सहयोग बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 5G, एडवांस सेटेलाइट, इन सब पे जो है इस डिजिटल वर्क प्लान में 2022 वाले में बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, ये मैप है आपका एशियान मेंबर कंट्रीज का। Our next topic is from General Studies Paper 3, Economy, Fire Protection System in Passenger Compartment in Buses। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेलवेज में तो फायर प्रोटेक्शन का काफ़ी जो है अब होता है, हर जगह आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे रहते हैं, वैसे ही अब बसेस में भी लाना है। ठीक, बसेस में लाना है तो सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है यहाँ पे, अच्छी बात है। कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन्वॉल्व है। और ये आपका अलार्म सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन वाला जो सिस्टम है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट बसेस में, इसको भी बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना इसने 27 जनवरी को लागू की है। देखिए इसकी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए ऐसा ही कंपार्टमेंट रहेगा। ज़्यादातर देखा गया है कि बसों में आग लग जाती है, और तो उसकी वजह से उससे बचने के लिए या फिर कुछ अलार्म सिस्टम होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, ये बस इसमें मेन चीज़ है। ठीक, और इसमें अमेंडमेंट, मिनिस्ट्री कौन सी? रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और अमेंडमेंट जो किया गया है वो AIS जो है 135 में किया गया, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 135 फॉर टाइप 3 बसेस। बस इतना आपको याद रखना है, टाइप 3 बसेस में AIS में चेंज किया गया, मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। और वाटर मिस्ट बेस फायर प्रोटेक्शन इसमें डाला जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा पूरा। और ये जो अमेंडमेंट जो किया गया है मानक में, ये आपका किसके साथ में सलाह मशवरा करने के बाद किया गया है? एक्सपर्ट आपके सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, ये DRDO का एक इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, तो DRDO खाली मिसाइल नहीं, ये सब भी काम करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा सेंटर है? सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। ठीक, इसमें रिस्क असेसमेंट करेगा भाई, मूल्यांकन करेगा, फायर को रोकेगा, मॉडलिंग, सिमुलेशन, इन सब के लिए किया जाएगा। मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सी टाइप की बस है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है हमें। जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज, इकबाल सिंह किंगरा, प्रधानमंत्री जी ने अभी दुख जाहिर किया, इनकी जो है डेथ हो गई। 90 कितने साल के थे? 95 ईयर्स के थे, अभी इनकी डेथ हुई है। ये देखिए इनकी फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये नोटेड एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, और 1926 से 2022 तक इन्होंने जिया, और इंडियन सोशल स्पिरिचुअल लीडर थे सिख समुदाय के। ठीक, सिख समुदाय के भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे ये। इन्होंने कई चीज़ें फाउंड भी की थी, कलगीधार ट्रस्ट, कलगीधार सोसाइटी और बारू साहिब, इन्होंने इसको फाउंड किया था, फाउंडर थे इसके। सिख लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको 2016 मिला था। 2018 में इनको शिरोमणि पंथ रत्न भी दिया गया था, प्रीशियस ज्वेल ऑफ सिख कमेटी। किसके द्वारा दिया जाता है ये? तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब। पर हमने आप लोग को ये 5 जगह मैंने आप लोग को बताई भी थी, कौन सी? पटना साहिब हो गई, अमृतसर वाली हो गई। किसी को याद है क्या? कमेंट करके बता सकता है कोई? ठीक, तो ये 2022 में अभी इनको पद्मश्री भी दिया गया था, और जो है ये फील्ड सोशल वर्क इन्होंने जो किया उसके लिए अभी इनकी
जो है मृत्यु हो गई है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए ये रेलवे इन मणिपुर, ये आपका होगा इकोनॉमी से संबंधित। ठीक, इकोनॉमी से संबंधित है, रेलवे इन मणिपुर। अब आपको बड़ी हैरानी होगी, जो भारत का पूर्वोत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक, ये वाला जो एरिया है पूरा ये, तो इसमें अभी मणिपुर में पहली बार फ्रेट की जो मालगाड़ी होती है ना, पहली बार पहुंची है। मतलब कितने साल हो गए यार हमारी आज़ादी को। तो ये पूर्वोत्तर जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है हमारा, ये काफ़ी हम लोग से कनेक्टिविटी के मामले में, वाणिज्य के मामले में अलग थलग था, अब जोड़ा जा रहा है। तो पहली फ्रेट ट्रेन जो है मणिपुर पहुंची। ठीक, आपका जैसे ये आसाम हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, सॉरी त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ऐसे याद रखना है इसे, और मतलब सीक्वेंस ऐसे याद होना चाहिए आपको। और इसमें पहली फ्रेट ट्रेन जो है स्टेट को कॉमर्स और कनेक्टिविटी से जोड़ेगी, सारी पूरी कंट्री से इसको जो फिर रेलवे के थ्रू जुड़ सकता है भाई साहब। और ये फ्रेट ट्रेन जो है रानी गेंडलियू स्टेशन तमेंगलोंग में पहुंचा अभी 27 जनवरी को। और ये पैसेंजर ट्रेन भी अभी कुछ दिन पहले सिलचर से चली थी आसाम से, और बोंगाइंग चुंगपाओ रेलवे जो स्टेशन है मणिपुर में वहाँ तक गई थी। ठीक, और अभी भैया इलेक्शन भी होने वाले हैं मणिपुर में, तो यार अच्छी बात है, जो डेवलपमेंट के लिए काम करे उसको जो है देखना चाहिए, जो भी काम डेवलपमेंट का हो, जात पात धर्म इन सबसे ऊपर जाके ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हमें। अभी रेलवे मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एरियल सर्वे भी किया था, जिरीबाम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट जो है मणिपुर में भी। अब देखो ये वाली जो चीज़ें से संबंधित एक फैक्ट है यहाँ पर, जिरीबाम मैंने इसको करंट अफेयर में कवर भी किया था, कितनी सुंदर जगह है यार, जाना चाहिए। ठीक, जिरीबाम इम्फाल इम्फाल क्या है आपकी वहाँ की कैपिटल है मणिपुर की। इसी पे एक लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल बनी है भारत की। ठीक, जिरीबाम, फिर से बता रहा हूँ, जिरीबाम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट जो मणिपुर में है, इसमें टनल जो 12 है वो इस समय भारत की लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल है। लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल, एक एक शब्द पे ध्यान देना। ठीक, इससे पहले कौन सी थी जो आप सेकंड होगी, पीर पंजाल टनल 8.5 किलोमीटर की है, ये करीबन 12 किलोमीटर की है, 11.55 किलोमीटर्स। और ये पीर पंजाल टनल जो है आपकी, ये बनिहाल काजीगुंड लाइन पर है जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये फैक्ट थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। Our next topic is from General Studies Paper 2 हेल्थ इश्यूज। देखिए इंट्रानेसल वैक्सीन, अब यहाँ पर क्या है कि नाक के थ्रू आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसमें कई सारे फायदे होते हैं कि इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है, इंजेक्शन नहीं रखने पड़ते, HIV एड्स के भी खतरे कम हो जाते हैं, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है उसको रखना। और फिर इंटरनेशनली आप घर पे खुद से भी कर सकते हो, आपको किसी हेल्थ वाले जो है पर्सनल के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इसमें जो मदद करेंगी इंटरनेशनल अगर हो जाता है। भारत में भारत बायोटेक जो है, ठीक, उसकी जो कोवैक्सीन है वो इस पर काम कर रही है, उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है इंटरनेशनल, ठीक है ना, मतलब कि नाक के थ्रू डालने का। और इसमें ये होता है कि आपका जो ये पार कर जाता है, वैसे तो जो वायरस आता है वो यहीं पे रोका जाता है नेसल के जरिए, भी बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इसके ट्रायल को अप्रूव कर दिया है। ठीक है ना, ये अभी ऐसा नहीं कि बूस्टर डोज कोविड-19 के खिलाफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बिल्कुल बोल दिया मार्केट में बेचो। इसके ट्रायल्स अभी चलेंगे, और ट्रायल्स के चलने के बाद जब भाई साहब हो जाएगा, हाँ सब कुछ ठीक है, तब ये फिर हम लोगों को जो है मिलेगा, जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं। बूस्टर डोज है तो सभी लोग लगा सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं भाई साहब लगवाया वैक्सीन, प्लीज़ लगवा लीजिए, आपकी अपनी और आपके आसपास जितने लोग हैं सबकी सुरक्षा का इसमें सवाल है। ठीक, अच्छा, वैक्सीन लगवाने के अलग अलग रूट होते हैं। कई लोग इंजेक्शन के थ्रू करते हैं। इंजेक्शन भी आपका मसल के बीच में लगाया जाता है, टिश्यू के और स्किन के बीच में भी लगाया जाता है। ठीक, टिश्यू में भी लगाया जाता है। तो इंजेक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कई लोग कहते हैं ना मसल में लगा दो, थाइज वाइज में आपने लगवाया होगा। कई लोग जो है वेन्स में लगवाते हैं, तो ये अलग तरीका होता है वैक्सीन लेने का, एक तरीका है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि पोलियो ड्रॉप जो है सिर्फ 2 ड्रॉप मतलब ये ओरली भी आप मुंह के थ्रू भी पी सकते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल भी होता है, स्प्रे किया जाता है, नॉस्ट्रिल और इनहेल किया जाता है। ठीक,
अच्छा, अब इंटरनेशनल में एक चीज़ ये समझने वाली है, ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो हमारे कोरोना वायरस को भी जोड़ते हुए ये हमारे म्यूकोसा यानी कि वेट स्क्विशी टिश्यू जो कि नोज़ में होता है, माउथ में होता है, लंग्स में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, इसके थ्रू ही हमारे शरीर के अंतर्गत अंदर जा पाते हैं और वहाँ जाकर हमारा ट्रिगर करते हैं यूनिक इम्यून रिस्पॉन्स सेल से, ठीक, और मॉलिक्यूल्स में। तो फिर उससे क्या होता है, फिर वो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, फिर उसको मारती हैं वायरस को। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन जो है वो जनरली फेल हो जाती है। जो ऊपर मैंने बताया ना कि इंजेक्ट करके जो वैक्सीन लगवाते हैं तो मसल्स में भी लगाते हैं, टिश्यू, तो जो इंट्रामस्कुलर है मतलब मसल में जो लगाई जाती है जल्दी फेल हो जाती हैं। जो ये म्यूकोसल रेस्पॉन्स को मतलब कि प्रतिरोधक जो एक रेस्पॉन्स है ट्रिगर वो करने में फेल हो जाती है और ये इंस्टेड रिलाई करती है इम्यून सेल्स पे, ठीक, कि वो मोबिलाइज हो फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी फ्लॉकिंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि जहाँ पर वायरस है वहाँ पे जो है रिस्पॉन्स उनको मिलता नहीं, शरीर की और बाकी जगहों से वो चाहते हैं कि यहाँ से फिर ये आए। तो ये इसकी खामी है, ठीक, इंट्रामस्कुलर वैक्सीन की। लेकिन एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल मतलब नाक के थ्रू वैक्सीन जो लगेगी वो वायरस के खिलाफ काम कर सकती है जैसे ही वायरस ब्रेक करता है बॉडी बैरियर को, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंट्रामस्कुलर मतलब जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे कई केसेस में, ठीक। और इसके अलावा जो मास वैक्सीनेशन में कई सारी जो दिक्कतें आ रही हैं कि निडल की ज़रूरत पड़ती है, सिरिंजेस की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेन पर्सनल हेल्थ वाले पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है, एडमिनिस्टर करना, वो सब भी इसके थ्रू ईजी हो जाएगा, ठीक। समझ में आई पूरी चीज़। आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित जो है वो है बैड बैंक, ठीक। बैड बैंक कुछ नहीं है, बैंकों के में जो है लोन लोग लेते हैं वापस नहीं करते हैं भाई साहब, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कुछ ऐसे बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं बनाई जाती है जिसको बैड बैंक बोल देते हैं। तो वो क्या कहेंगे, बैंक ए के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे अच्छा बताओ कितना तुम्हारे पास लोन जो है बकाया है, तो कहेगा 100 रुपये बकाया है, तो कहेगा एक काम करो तुम ये मुझे भेज दो, तुम्हें तो कुछ पैसा मिल नहीं रहा है, तुम मुझे भेज दो, मैं इसको 75 रुपये में तुमसे ले लेता हूँ। तो ये बैंक क्या है, सोचेगा यार हमको तो एक पैसा, हम तो बैंक का काम है, हम कहाँ किसके पीछे जा पाएंगे यार, जो भी है उसको लगेगा कि यार 75 पैसे ये सामने 75 रुपये सॉरी सामने दे रहा है, इसको दे दो, अपनी बुक्स में से 25 रुपये का हम घाटा जो है कहीं ना कहीं सही कर लेंगे, 100 रुपये से तो अच्छा ही है ना, तो वो ये इनको बेच देगा। ये बैड बैंक क्या करेगा, इस 75 रुपये में जो इसने खरीदा है 100 रुपये का लोन, ये जिसने भी लोन लिया था, मान लीजिए XYZ ने, इससे ये प्रोसेस करेगा कि भैया तुम दो 100 रुपये, समझ रहे हो। तो बैड बैंक की भी तो कमाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो मान लो इसने निकालते निकालते पहले चीज़ देख लेगा, ऐसा नहीं है कि निकालते निकालते मान लीजिए इसको 85 रुपये मिल गए बैड बैंक को, तो उसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, और वहाँ बैंक को अपनी उसकी बुक्स भी क्लियर हो गई और इससे जो है इसको कुछ फ़ायदा भी हो गया, ठीक। ओवरऑल जो है वापस लोन आया तो अच्छी बात है यार। तो ये इसके लिए बैड बैंक बनाए जाते हैं। अब भाई साहब बैड बैंक जो है खरीदेगा, तो जो यहाँ पे बनाया गया तो उसमें NARCL है, ठीक, जो कि NPA अकाउंट को बैंकों से लेगा। अब यहाँ पे संस्था क्या नाम है, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। लेकिन उसके बाद जो भी रेजोल्यूशन करेगा, अब इसने एक्वायर कर लिए इससे लोन, ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा ढंग से, ठीक। ए से ले लिए लोन 100 रुपये के, लेकिन अब इसके बाद जो XYZ कंपनी थी जिससे कि लोन लेना था बैंक को, अब यहाँ पे एक संस्था और आ जाएगी IDRCL, ठीक। IDRCL क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंपनी। ये जितना भी डिस्प्यूट जो भी चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व करेगा, उसका जो है समाधान ढूंढेगा और जितना भी रिकवर हो सकता है 100 रुपये में से उतना रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये दो संस्थाएं काम करेंगी, लेकिन NARCL जो है ये प्रिंसिपल संस्था होगी और ये एक एजेंट की तरह काम करेगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बेसिस पे काम होगा। बात समझ में आ गई, बस इसमें इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बैड बैंक का प्रपोजल बजट 2021 में दिया गया था कि जो लॉस लेडन बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेटरी अप्रूवल दिया जाए, अब दे दिया गया और बैंक का जो है NPA ख़त्म हो सके। NARCL जो है एक्वायर करेगा NPA अकाउंट्स को, IDRCL जो है वो अरेंजमेंट करेगा, डेप्ट रेजोल्यूशन करेगा, जो लोन का समाधान वो सारी चीज़ें करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है चेयरमैन ये इन्होंने बताया अभी, ठीक। और इसमें कई सारी पोस्टें जो है NARCL के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं SBI के पद्म कुमार नायर वो बनेंगे, और आपका IDRCL के जो मनीष मखारिया जो है ये बनेंगे आपके हेड,
और सुब्रता विश्वास जो है ये नॉमिनी डायरेक्टर जो थे आपके, ये इंटरिम चेयरमैन बने रहेंगे बीच में, और दिवाकर गुप्ता जी चेयरमैन बनेंगे IDRCL के। मेजॉरिटी ओन्ड बाई स्टेट ओन्ड बैंक, ये आपका NARCL का हो जाएगा, ठीक। और इसको असिस्ट करेगा एजेंट की तरीके से IDRCL, ये क्या है, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक। यानी कि जो लोन वोन है, ऋण समाधान कंपनी ये समाधान करेगा, प्रिंसिपल एजेंट की बेसिस पे होगा, और ये डेप्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट होगा, उसके हिसाब से ये दोनों लोग आपस में काम करेंगे। भाई दोनों लोग संस्थाएं काम कर रही हैं, कंपनियां हैं, ठीक, भले ये एजेंट है लेकिन कुछ तो बात लिखित में होनी चाहिए ना, तो उस समझौते को यहाँ पे उतारा गया है नाम से डेप्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ठीक। उसी पे ये काम करेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरनमेंट से संबंधित हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉग स्पीशीज। देखिए ये देखा गया है कि जो चिड़िया होती है, बर्ड्स होती हैं, वो अलग अलग गाने गाती हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग मतलब उनके जीवन, उनके चक्र में, ठीक है ना। मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि जो चिड़िया है वो दूसरी जो है फीमेल चिड़िया को रिझा रही है तो अलग टाइप के सॉन्ग बना रहे हैं, तो पानी बरसने वाला मौसम चेंज हो गया तो अलग टाइम के वो कुछ आवाज़ें निकालती हैं, समझ रहे हो ना। ये मतलब नेचुरल है, इसमें कोई हंसने उसने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या है कि वैसे ही फ्रॉग भी करते हैं, ये चीज़ अभी देखी गई है। तो फ्रॉग जो है डिफरेंट टाइप के कॉल निकालते हैं जो अलग अलग ओकेजन पे, तो जैसे कि बर्ड्स करती हैं संदर्भ के अनुसार, ठीक। तो ये चीज़ है। अभी अनुरन जो फ्रॉग और टोड जिनको बोला जाता है, तो उनको भी ये चीज़ इसी टाइप का बिहेवियर उनमें भी देखा गया है, ठीक। और ये स्टडी किसने करी भाई, कोई तो देख रहा होगा ना कि ये मेढक क्या क्या बोल रहा है, किस समय क्या बोल रहा है। तो ये IISc बेंगलुरु, काफ़ी अच्छा संस्थान है ये, और IISER पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। भाई ये लोकेशन जोर देखा करो, पूछता है UPPSC PSC और स्टेट PCA एग्जामिनेशन पूछता है। और इनको पब्लिश किया गया जर्नल एनिमल बिहेवियर में, ठीक। जो 2 ग्रुप जिसको स्टडी किया गया वो ग्रुप था, एक तो हुमायूं नाइट फ्रॉग, इसके बारे में हम लोगों ने करंट अफेयर में पीछे पढ़ा भी था, और दूसरा एम्बोली बुश फ्रॉग, ठीक। और ये दोनों ही वेस्टर्न घाट में एंडेमिक यानी कि स्थानिक हैं, वहीं पे पाए जाते हैं ये। और एन हुमायूनी प्रोड्यूसर्स कॉल विद 2 नोट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग, वही ये जो एम्बोली प्रोसेस वो 6 नोट पे जो है आवाज़ें निकालता है। और जो पहले फर्स्ट स्टडी टू एग्जामिन सीक्वेंसिंग ऑफ वोकलाइजेशन इन फ्रॉग, ये पहली ऐसी जो है अध्ययन था जिसमें स्वरों के अनुक्रमों की जांच करने वाला पहला अध्ययन है, ठीक। देख रहे हो ये ऐसे पता नहीं इसमें क्या हुआ निकाल रहा है, ठीक, लेकिन निकाल तो रहा है कुछ। तो हुमायूं जो है 2 नोट पे निकालता है और एम्बोली जो है वो 6 नोट पे निकालता है, ठीक। हमारा जो अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार। अभी साइंटिस्टों ने एक, पहले इसकी फोटो दिखा दूं ताकि आप लोगों को खतरा थोड़ा कम लगे इस वाले टॉपिक से। सिंपल सा दो, खूबसूरत सा है। मैग्नेटार क्या होता है, मैग्नेटिक स्टार, ठीक। स्टार क्या होता है भाई साहब, जिसकी अपनी लाइट हो, ठीक। अब मैग्नेट है तो भाई साहब काफी ज्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण है। सिंपल, क्यों उतना टेंशन लेते हो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ रहा है और कोई दूसरा भी पढ़ रहा है तो आप अगर वो समझ सकता है तो आप उससे अच्छा समझ सकते हो, भाई इतना समझो, कॉन्फिडेंस में रहो, बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है, जो पहले बहुत ही ज़्यादा डेंस स्टार लग रहा था, ठीक। लेकिन ये अभी नए तरीके का इन्होंने अभी तक नहीं देखा था, ये पहली बार ऐसा इन्होंने स्टार देखा है, काफ़ी डेंस वाला। जो ऑब्जेक्ट किसने देखा भाई, किसके थ्रू देख रहे हैं, नेकेड आई से तो दिखता नहीं, किसके थ्रू देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक टेलीस्कोप है मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे टेलीस्कोप। भाई साहब ध्यान रखो, ध्यान रखो, यही फैक्ट पूछेगा। मर्चिसन वाइड फील्ड एरे टेलीस्कोप कहाँ पर है, तो ये आपका आउटबैक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ह्यूज बर्स्ट ऑफ एनर्जी भाई साहब इन्होंने देखी, 3 बार हर घंटे चल रही थी और 2 महीने तक देखी गई 2018 में, ठीक। ये इट में बी फर्स्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार बोला जा रहा। तो ये एक एग्जाम्पल है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार। कहाँ से देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में ये वाइल्ड फील्ड एरे टेलीस्कोप है, ठीक। काफ़ी डेंस होता है, ये एक वैरायटी है न्यूट्रॉन स्टार की। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, काफ़ी मतलब एक पहले सुपरनोवा रहा होगा बहुत ही बड़ा सा, वो जो है एक्सप्लोड हो गया, ठीक। एक्सप्लोड हो गया तो अब जो है एक छोटा सा न्यूट्रॉन स्टार बनाया है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होती है उसमें, और रोटेट करता है धीरे 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 धीरे। वैसे ही दूसरा भी एक फास्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार भी होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा होती है लेकिन वो बहुत तेज़ी से घूमता है।
ठीक। और उससे पहले सुपरनोवा हुआ करता था जो कि बर्स्ट हो गया था, एक्सप्लोड हो गया था। सिंपल से इतना ध्यान रखिए, नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी है तब भी इतना ही पूछेगा क्योंकि एग्जाम की डिमांड ही इतनी है। ठीक। और इनको जो है फास्ट स्पिनिंग वाले जो होते हैं उनको पल्सर भी बोलते हैं। पल्सर वो बजाज वाली बाइक जो है उसको ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद से नाम इजाद कर दिया है पल्सर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक। जैसे कि आप लोगों ने सुनी होगी गाड़ी ऑल्टो। ऑल्टो पता है क्या होता है? ऑल्टो का मतलब होता है मीडियम। ठीक। और जो क्लाउड का आपने कभी वर्गीकरण पढ़ा हो तो उसमें एक होते हैं लोअर क्लाउड और एक होते हैं अपर क्लाउड, और बीच के जो क्लाउड होते हैं उनको अल्टो क्लाउड कहते हैं। तो वहीं से ऑल्टो नाम निकाला गया है। तो आप समझ रहे हो चीज़ें, ये चीज़ें नाम जो है ये यही हमारे इन्वायरमेंट से ही निकाले जाते हैं। तो पल्सर फास्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो कि अपेयर करते हैं अर्थ से, कि ब्लिंक कर रहे हैं ऑन ऑफ मिली सेकंड में, तेजी से जल बुझ रहे हैं। हम लोग देखते रहते पहले, अभी भी देखते हैं। तो ये लोकेटेड है काफ़ी क्लोज अर्थ के कॉस्मिक टर्म में। अब देखो लाइट ईयर कितने पास में है ये 4200 लाइट ईयर अवे है खाली। अच्छा, एक लाइट ईयर में, ये फैक्ट है ध्यान से समझना, एक लाइट ईयर कितने जो है लाइट डिस्टेंस कवर करता है? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की जो है नापने की एक वो चीज़ है, टूल है। ठीक। टूल नहीं कह सकते, मतलब यूनिट है। तो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन ए ईयर, तो एक लाइट जो है एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको लाइट ईयर हम बोलते हैं। 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर ये एक लाइट ईयर का जो है डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात? ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन स्टार जो है पल्सर्स को जोड़ते हुए ये यूनिवर्स में सबसे डेंसेस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें घनत्व होता है, और ये रफली 12 किलोमीटर डायमीटर में होते हैं, मतलब डायमीटर बोल रहा हूँ। ठीक। और किसी सिटी के साइज के, और लेकिन इनका मास जो होता है वो किसी सन से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। और जो है आपका न्यूट्रॉन स्टार ये एक एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई साहब, और इसीलिए इसको जो है मैग्नेटार बोला जाता है। और पोटेंशियली इसके बाद इतनी पावर होती है कि द रेडियो पल्सेशन द रिसर्चर सेज, ठीक, रेडियो पल्सेशन भी चालू कर सकता है, ऐसा रिसर्चर्स ने अभी बताया। ठीक। अवर नेक्स्ट टॉपिक, अवर लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज फ्रॉम द जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए सब ये इन्वायरमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, आज उल्टा सुलटा हो गया ये। सेप्टेमर रेंथस जो है ये, इसकी फोटो दिखा देता हूँ। ये एक तरीके का आपका जो है प्लांट है, पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक, मतलब परिजीवी है, दूसरे प्लांटों पे जाके परिजीव की तरह चिपक के उसको जो है धीरे धीरे उसको चूसता रहता है और उसको कमजोर करता रहता है, खुद बढ़ता रहता है। परिजीवी क्या होते हैं? ठीक, मान लीजिए कई सारे, आप लोगों को पता है, कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो बड़े बड़े संस्थानों से कॉपी पेस्ट करके बस खाली जो है अपने कर रहे हैं, तो वो एक तरीके के परिजीवी हैं। उनके पास क्या क्लर्कों की टीम है, वो खाली जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट कराते हैं। बड़े बड़े जो संस्थान है पूरी मेहनत से जो बनाते हैं, उनको जो है 4-5 लोग बैठा के कॉपी पेस्ट करा के पूरा जो है अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो ये एक तरीके के परिजीवी हैं एजुकेशन कोचिंग वालों में। ठीक, तो वैसे ही ये जो है फ्लावरिंग प्लांट जो है ये एक परिजीवी है, पैरासाइट है, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देखा गया है। और ये जीनस है सेप्टेमरेंथस, ग्रो ऑन द, कौन सी प्लांट की स्पेशीज पे ग्रो करता है ये? हॉर्सीफिल्डिया ग्लाब्रा वार्ब। ठीक, और ये जो प्लांट है ये अपना मॉडिफाई कर लेता है रूट स्ट्रक्चर को, और जो स्टेम होता है, जो तना होता है ट्री पे, उस पे जो है स्प्रेड करता चला जाता है। और जो एंकर है अपना जो है बार्क ऑफ द होस्ट ट्री, मतलब इस ट्री के हॉर्सी फिल्डिया गाल, मतलब उसी को पलता रहता है, ये उसी को कमजोर बनाता रहता है, उसी पे अपना जो है आशय बना लेता है। देख रहे हो, ये तना है, इस पे जो है इसने अपनी रूट को चेंज करके इसी पे जो है उग गया है, इसी से जो है न्यूट्रिशन पोषण सब खींचता रहेगा और इसी को कमजोर बनाता रहेगा। ऐसे पैरासाइट लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें, प्लांट जो है ये आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, और जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक, अंडमान एंड निकोबार, बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल, ये पूछ चुका है यूपीएससी। तो ये अंडमान ग्रुप से जो है 160 किलोमीटर अवे है, और सेप्टेमरेंथस डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी होती है इसकी, इन्फ्लोरेसेंस आर्किटेक्चर होता है। सिंपल से कोई चीज़ में ज़्यादा वो नहीं, हार्ट शेप में इसकी जो है पत्तियां होती हैं। हार्ट समझ रहे हो ना क्या होता है? तो दिल की बात है, ये बात हो रही है। पत्तियां इसकी हार्ट शेप की होती हैं, लॉन्ग टिप होती है, मतलब ऐसे करके, हार्ट भी नहीं बनाया जा रहा है, तो ये लॉन्ग टिप इसकी होगी,
ओवरी, फ्रूट और सीड जो है इसके अर्कियोलाइट होते हैं, मतलब अर्थ पॉट शेप के होते हैं। अर्दन पॉट मतलब जैसे घड़ा होता है, ठीक है ना। अर्दन पॉट क्या घड़ा हो गया ना, सही बना रहा हूँ। द फ्लावर हैव 5 persistent ब्रैक्ट विद एन हैविंग कॉन्स्पिक्यूअस मार्जिन्स, ठीक है। सेप्टम और 7, सेप्टम का मतलब होता है 7 और रिफरिंग द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। द जीनस बिलोंग टू द लोरेंथेसी करके कोई एक हेमी पैरासाइटिक जो है उस फैमिली से पाया जाता है, ठीक, जो कि सैंडलवुड ऑर्डर का होता है और जो चंदन की लकड़ी होती है, ठीक। और पेरेंट जो है ये प्लांट जो है ये हेमी पैरासाइट होती है, पार्शली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर न्यूट्रिशन, मतलब पोषण उसे खींच रहा है। और ये न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट है दैट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स होस्ट, हैज़ ग्रीन लीव्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मतलब जो है प्रकाश संश्लेषण भी ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा भाई, क्योंकि ग्रीन लीफ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका अपने आप ही कर लेता है, ठीक। देखिए समरी में कई लोग को ये लग रहा है कि समरी सिर्फ पढ़ लूँ तो उससे काम चल जाएगा। देखिए प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक जो है निवेदन करता हूँ, समरी से शॉर्टकट से सिर्फ शॉर्ट नंबर आते हैं, पूरा पढ़ो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो अगर लगता है, वैसे 30 मिनट हो रहे हैं, देखो 30 मिनट हो रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको लगता है तो एक बार तो पहली बार देखो तो भाई साहब 30 मिनट में ही देखो। अगली बार यूट्यूब पे चैनल है, मतलब यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो 1.25x पे देख लो। उसके बाद जो 1 अगली बार जब देखो तीसरी सेकेंड टाइम तो 1.5x पे देख लो, फिर उसके बाद 1.75x पे देख लो। ईयरफोन लगाओ, आंखें बंद करो, देखते चले, मतलब सुनते चले जाओ, ठीक। तो चलिए इसी आप लोगों को अगर पसंद आया आज का लेक्चर तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करा के। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।